बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद एहसन। आज हम क्लास हफ्तम की अरब मिसबाहुल कुरान का सबक पढ़ रहे हैं। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 185 से 186 तक ये दो आयतें आज के सबक में हम पढ़ेंगे। आपके सामने ये बोर्ड पे आयतें लिखी हुई हैं। आयत नंबर 185 जो है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर जी रूह चीज़ ने मौत का जायका चखना है। जिस चीज़ को भी अल्लाह जल्ल जलालुहू ने रूह अता फरमाई है उसे एक ना एक दिन मौत ज़रूर आनी है। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता आयात में आपने पढ़ा था कि मुनाफिक, काफिर लोग, मुशरिक लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया करते थे, अज़ियतें पहुंचाते थे, तकलीफ़ें पहुंचाते थे और अल्लाह जल्ल जलालुहू तक भी उन्होंने बातें की। आपने पढ़ा था पिछली आयतों में, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। वो लोग ये कहते थे कि अल्लाह हमसे कर्ज़ा मांगता है, अल्लाह फ़कीर है, हम गनी हैं, हम मालदार हैं। अल्लाह हमसे कर्ज़ा मांगता है, पैसे मांगते हैं। हालांकि अल्लाह जल्ल जलालुहू तो ये कहते थे कि मेरे रास्ते में ख़र्च करो ताकि तुम्हारी आखरत बने, ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम कामयाबी पाओ। और इसके अलावा भी वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे कि हमें कोई ऐसी निशानी दें, कोई ऐसी कुर्बानी लेके आएँ जिसको आग आसमान से आके खा जाए, फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे। मतलब ये कि तरह तरह की बातें करते थे। असल मकसद उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाना था, उनको तकलीफ़ देनी थी। उनका मकसद ईमान लाना बिल्कुल नहीं था। तो इसीलिए अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इन आयतों में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जी रूह चीज़ ने मौत का जायका चखना है। इसलिए इस दुनिया में बाज आ जाओ, इस दुनिया में अल्लाह जल्ल जलालुहू के अहकामात पर अमल करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आओ। अगर तुम इन चीज़ों पे अमल करोगे, ईमान लेके आओगे, तो फिर क़यामत वाले दिन व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें पूरा बदला दिया जाएगा तुम्हारे अजरों का क़यामत के दिन। जो भी तुम आमाल करोगे, अच्छे अमल करोगे, उनका तुम्हें बेहतरीन अजर दिया जाएगा, बेहतरीन उसका तुम्हें सवाब मिलेगा क़यामत वाले दिन। लेकिन अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रखोगे, उनकी बातों पे अमल नहीं करोगे, तो फिर क़यामत के दिन बहुत अज़ाब में मुब्तला होंगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, बस जो शख्स बचा लिया गया जहन्नुम से। ज़ुहज़िहा का माना होता है बचा जाना, बच जाना। अनिन नार, आग से, यानी जहन्नुम से। जो शख्स जहन्नुम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो यकीनन वो कामयाब हो गया। कामयाबी इसी में है कि जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं, तब इंसान कामयाब होगा। उसका तरीका सिर्फ यही है कि इस दुनिया में अपने आप को इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अगर ढाल लेगा, तब ही इस दुनिया में कामयाब होगा और जहन्नुम से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान। ये दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। दुनिया में हर चीज़ आपको धोखे में डालने वाली है। बस शैतान ही यही कहता रहता है कि बस अभी ठहर जाओ, बाद में तौबा कर लेना, अभी दुनिया की ऐशो इशरत से फ़ायदा उठा लो, दुनिया में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार लो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। वो अपनी तमाम ऐशो इशरत को तर्क कर देता है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन काफिर के लिए जन्नत है ये दुनिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया, नहीं है ये दुनियावी ज़िंदगी इल्ला मताउल गुरूर, मगर धोखे का सामान। अगली आयत
लतुबलवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा। लतुबलवुन्न, ज़रूर तुम आजमाए जाओगे अपने मालों के बारे में और अपनी जानों के बारे में। अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल के बारे में भी कहता है कि इसको मेरे रास्ते में खर्च करो। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्लाह ने यह कहा है कि माल मेरे रास्ते में ख़र्च करो, उसका तुम्हें अल्लाह अजर देंगे। और अपनी जानों के साथ आपने पढ़ा है कि अल्लाह हुक्म देते हैं कि अपने आप को भी जिहाद में लेके आओ, अपने आप को शरीयत के मुताबिक ढाल लो, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, तो तुम्हारी जानों और तुम्हारे मालों के बारे में अल्लाह तुम्हें आजमाएंगे। फिर जो इस आजमाइश पर पूरा उतरेंगे अल्लाह जल्ल जलालुहु उसे, आपने पढ़ा है वह उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और तुम अहले किताब से भी कुछ बातें सुनोगे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिक लोगों से भी। अहले किताब कहते हैं जिस तरह यहूदी हो गए, जिस तरह जिन लोगों को अल्लाह ने किताब दी, आसमानी किताब तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, तो ये लोग अहले किताब थे। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अहले किताब से भी तकलीफ़ की बातें सुनोगे। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिक लोगों से भी अज़न कसीरा, वो तुम्हें बहुत तकलीफ़ें देंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना, आपने सब्र करना है, तक़वा इख्तियार करना है। अगर आपने सब्र कर लिया, अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है व इन तस्बिरू, अगर तुम उनकी बातों पे, उनकी तकलीफ़ों पे सब्र करोगे, व तत्तकू, और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो बेशक ये काम, उमूर काम को कहते हैं, ये बहुत ही बाहिम्मत काम हैं। अगर तुम अहले किताब और मुशरिकों की तकलीफ़ों को पसे पुश्त डाल दोगे, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहोगे, तो यही तुम्हारे लिए कामयाबी है। तो बेटा ये आज का सबक हमने पढ़ा है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, याद करना है। इसके बाद है सलात व तस्बीह अदा करने का अमली तरीका। ये निस्फ लिखा है कि अमली तरीका करना है, हमने पढ़नी है वो नमाज। नोट्स में, आपके नोट्स में सलात व तस्बीह का मुकम्मल तरीका मौजूद है। आपने अपने नोट्स खोलने हैं और उसके मुताबिक आपने सलात व तस्बीह अदा करनी है, अमल करके दिखाना है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरा कलमा जो है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये जो कलमा है इसको आपने 4 रकातों में 300 बार मुकम्मल करना है। ये है सलात व तस्बीह। तरीका इसका क्या है? पहली रकात आप शुरू करेंगे, आपने अल्लाहु अकबर कहना है, उसके बाद सना पढ़ के, फातिहा पढ़ के, सूरत पढ़ के, उसके बाद 15 मरतबा आपने ये कलिमात अदा करने हैं। फिर उसके बाद रकू में जाना है, ये कलिमात रकू में भी 15 मरतबा अदा करने हैं, 10 मरतबा अदा करने हैं रकू में। 15 और 10 कितने हो गए? 25 हो गए, 25। उसके बाद रकू से खड़े होके फिर 10 मरतबा ये कलिमात दोहराने हैं, ये 35 हो गए। उसके बाद आपने सजदे में जाना है, फिर 10 मरतबा ये कलिमात अदा करने हैं, तो ये 45 हो गए। फिर सजदे से उठ के बैठना है, फिर आपने 10 मरतबा ये कलिमात कहने हैं, तो ये 55 हो गए। फिर आपने दूसरे सजदे में जाना है, फिर आपने यही कलिमात 10 मरतबा कहने हैं, तो ये 65 हो गए। फिर आपने दूसरे सजदे से उठ के बैठना है, फिर यही कलिमात 10 मरतबा कहने हैं, तो ये 75 हो गए। हर रकात में इसी तरह पढ़ना है 75 मरतबा, तो 4 रकातों में आपके ये कलिमात 300 मरतबा मुकम्मल होंगे। तो ये आपने सलात व तस्बीह का अमली तरीका भी करना है, सबक भी याद करना है, और इस सलात व तस्बीह का जो तरीका वहाँ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आपने अपनी रफ़ नोटबुक पे लिख भी लेना है ताकि ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। In previous day, we discussed about page number 120 and 121 of unit 10. Today, turn of page number 122. Have a look first of diary. Unit 10, page number 122.
क्वेश्चन जी प्लस राइटिंग स्किल क्वेश्चन बी प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले पास्ट परफेक्ट टेंस किया था और आज हम उसी से रिलेटेड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। इसलिए इसमें और उसमें चंद चीजों का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए आपको ये आई टेंस समझने में मुश्किल नहीं पेश आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर क्वेश्चन जी ऑब्जेक्टिव 122। नाउ यूज द फॉलोइंग नाउन इन सेंटेंसेस हाइलाइटिंग देयर मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। इसमें उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं, वर्ड्स गिवन है और हमें कहा गया है कि आप लोग यहाँ पे मेंशन करें कि अगर GOOD गुड एक वर्ड है उसके साथ जब S ऐड कर देंगे तो मीनिंग क्या देगा और सेपरेटली गुड का क्या मीनिंग होता है। ऐसे ही रिटर्न है, सेंड है, आयरन है, फिजिक है। हम लोग इसका पहले सिंगुलर सेंटेंस मेकिंग करेंगे और देन इसके साथ S ऐड करके इसकी प्लूरल फॉर्म बना के इसका टोटल मीनिंग चेंज हो जाएगा और फिर उसका सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले देखिए जरा, गुड अच्छा, आप लोगों की अपनी मर्जी है, यू कैन मेक इजीली बाय योर ओन सेंटेंसेस। गुड अच्छा, ही इज अ गुड बॉय। जब उसमें एस ऐड हुआ, गुड्स बना चीजें, ही वर्क्स इन गुड्स कंपनी, वहां पे आप लोग उन्होंने कहा है कि सामान सेल करने वाली कंपनी में वो काम करता है। रिटर्न वापस करना, प्लीज रिटर्न माय बुक्स, मेरी किताबें वापस कर दो। रिटर्न महसूलात होता है, सेल्स टैक्स रिटर्न्स आर रिसीव्ड हियर, कि यहाँ पे टैक्स के जो महसूलात हैं वो रिसीव हासिल किए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं। इसी तरह सैंड रेत होता है, ही लाइक टू प्ले ऑन सैंड, आई लाइक सैंड। सैंड होता है सहरा, ही डेड इन द मिड ऑफ सैंड, के वो सहरा के दरमियान में फौत हो गया। या आप लोग यहाँ पे घूमने की इंग्लिश भी राइट कर सकते हैं कि वो सहरा के दरमियान में घूम गया। आयरन है लोहा, द डोर इज मेड ऑफ आयरन, या दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन, या दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन, कुछ भी। आयरन स्त्री है, शी आयरन हर क्लॉथ, यहाँ पे आप शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप मेंशन कर दें। फिजिक है जिस्मानी, ही इज फिजिकली वीक, वो जिस्मानी तौर पर कमजोर है, या वीक को चेंज करके आप लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब एस ऐड हुआ तो फिजिक्स बना, टोटल के टोटल वो उसका वर्ड मीनिंग चेंज हुआ, तो फिजिक्स सब्जेक्ट नेम आ गया, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्लियर नाउ? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी, मेक अ क्रोनोलॉजिकल मैप ऑफ कार्डियाजम्स लाइफ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें आप लोगों के पास बुक में पॉइंट्स डिफरेंट दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं बिल्कुल नंबर 1 नंबर 2 वाले, डॉट्स मेंशन किए हुए हैं। उन्होंने कहा है मेक अ क्रोनोलॉजिकल मैप, कि आप लोगों ने एक मैप बनाना है उन पॉइंट्स की मदद से, उन पॉइंट्स को पढ़ना है, उन पॉइंट्स में जो सबसे पहले कार्डियाजम की लाइफ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करनी है। उनमें जो पहला पॉइंट काम का है वो उसमें मिसाल के तौर पर बॉर्न इन 1876, और ये बुक में पहले पॉइंट में नहीं है, यानी कि आपने सर्चिंग करनी है कि 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप उनकी हिस्ट्री आ गई। जैसे कि वो 1876 में पैदा हुए, 1892 में मैट्रिक किया, फिर उन्होंने यूनियन ज्वाइन की, फिर उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुआवजे वजूद में आया, फिर 1930 में उन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया, फिर 1905 में ज्वाइंट पॉलिटिक्स हुई। इस तरह ये आप लोगों ने इससे रिलेटेड सारे पॉइंट उठाकर इसका मैप कंप्लीट करना है। अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। इसमें आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इसलिए कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक फॉर डेफिनेशन। ये जमाना ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में शुरू हो और गुज़िश्ता जमाने में जारी रहा, जैसे कि पास्ट में ही शुरू हुआ हो और उसमें कंटिन्यू रहा हो, खत्म ना हुआ हो। जैसे कि इसकी पहचाने इस टेंस के फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। लेकिन देखें पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमारे पास यही होता है, रहा, रही, रहे का के साथ होते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन सिर्फ इस चीज की करनी है, यहाँ पे हमारे पास मुकर्रर मुद्दत और वक्त आता है, सिर्फ ये हमारे पास इसकी चेंजिंग है।
अब देखें एग्जाम्पल है, हमें एक एग्जाम्पल को फॉलो करना है। लड़के 2 घंटों से शोर कर रहे थे। सो सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक affirmative, negative interrogative in front of the kinds you will make, and then you will make structure of 4 kinds and learn it. Your work is that only. First of all you will learn structure and recognition in Urdu. जब आप लोग उर्दू में पहचान और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लर्न कर लोगे, जिस तरह मैथ्स में लर्न करते हैं, इसी तरह आप लोग इसको इजीली, जिस तरह मैथ्स की वैल्यूज पुट होती हैं, इसी तरह इंग्लिश के वर्ड्स उसके फार्मूले में पुट करते जाएंगे। देखें सब्जेक्ट प्लस हेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, बी अटेंटिव। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वी-आई प्लस आईएनजी प्लस फॉर सिंस प्लस ओ। अब देखिए फॉर और सिंस का हमारे पास यहाँ पे यहाँ यूज है। फॉर और सिंस आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एक सेंटेंस में दोनों नहीं लगाने। सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल 2 मुख्तलिफ जगहों पे होता है। जैसे सिंस हम लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास फिक्सिंग टाइम हो, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, इस तरह। और फॉर हम लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास टाइमिंग फिक्स नहीं होती, जैसे कि 2 घंटों से। अब हमें क्या पता कौन से वाले 2 घंटे थे, सुबह के, कल के या आज शाम के। अब ऐसे ही है जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब चूंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने नहीं लगानी, उसकी रीजन है, मैंने आपको जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि रहा, रही, रहे जहां भी आ जाता है वहां पे हमेशा हम हेड आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ हम चूंकि पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे थे तो पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, और जब कंटिन्यूअस आ गया तो हेड तो आएगा, उसके साथ आईएनजी फॉर्म की एडिशन हो जाएगी। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वी-आई इन फॉर्म प्लस फॉर और सीन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ से सब्जेक्ट काम करने वाले कौन थे, लड़के, बॉयज। सब्जेक्ट की जगह पे उसको रिप्लेसमेंट की, हेड की जगह आया, बीइंग की जगह आया। फर्स्ट फॉर्म हमारी थी शोर करना, मेक अ नॉइज, हमने मेक लिखा, उसके बाद आईएनजी ऐड करनी थी, मेक में आईएनजी ऐड करके मेकिंग बना, मेकिंग अ नॉइज। फिर हमारे 2 ऑर्स, हमें पता नहीं था कि कौन से वाले 2 घंटे हैं, हम वहां पे ऑर्स लगना था, फॉर 2 ऑर्स, फॉर के साथ। नाउ कंप्लीट इट, बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 ऑर्स। नाउ this is not completed work. Now it is your work that you will make and learn the first of all structure and make into English translation. Now our lecture is completed, but listen to me carefully. After learning each and everything, you will be bound in written practice on only rough notebooks, not neat notebooks. Okay, till then, for next lecture, fi amanillah. Assalamualaikum dear student, how are you? क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, और आज की हमारी डायरी है एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। किस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है? बाइनोमियल को, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपने ये बाइनोमियल को हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल ऐसी वैल्यूज को कहते हैं जिसके अंदर 2 वैल्यूज हों। जैसे ये देखें x+1, ये हमारे पास क्या है? बाइनोमियल है। इसी तरह x+2, ये भी हमारे पास क्या है? बाइनोमियल है। तो ये हमारे पास 2 बाइनोमियल है। एक ये, इसको भी हम बाइनोमियल कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तो कहता है बाइनोमियल को यूज करते हुए आप आइडेंटिटी यूज करें और इसको हल करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर वैल्यूज है हमारे पास x+1 इंटू x+2। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी। इसके अंदर हमने जो आइडेंटिटी यूज की है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, वह x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x मल्टीप्लाई ab।
अब हमने देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है। उसके लिए इसकी सिंपल सी पहचान है कि ये देखें, यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे भी क्या है x है। अगर दोनों की फर्स्ट वैल्यू क्या हो, सेम हो, और सेकंड वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो, हमने साइन को नहीं देखना, सिर्फ हमने देखना है उस बाइनोमियल के अंदर फर्स्ट वैल्यू को देखना है। अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सेम है, ये देखें x है और यहाँ पे भी क्या है x है, सिर्फ ये चीज़ देखनी है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है। दोबारा सुन लें, आपने वैल्यूज़ के अंदर आपकी जो वैल्यू, आपको जो गिवन वैल्यूज हो उसके अंदर देखना है क्या दोनों की फर्स्ट वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई ए बी। आगे इसमें प्लस का और इसमें प्लस का, इसमें प्लस और इसमें माइनस हो सकता है, दोनों साइन सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट साइन हो सकते हैं, और इसकी जो सेकंड वैल्यूज है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तब हम जाके इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1 x प्लस 2 बाई यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लेना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, x का स्केयर। उसके बाद क्या करना है, दोनों की सेकंड वैल्यूज को हमने प्लस करना है। दोनों की सेकंड वैल्यूज क्या है, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो है a और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो है b। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। ये देखें a प्लस b, प्लस करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू के साथ। ये देखें x, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर एंड पे जाके दोनों की जो सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है b, दोनों की जो सेकंड वैल्यूज हैं उनको भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ए बी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है। दोबारा सुन लें, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लेना है, फिर उसके बाद दोनों की सेकंड वैल्यूज को हमने प्लस करना है, प्लस करने के बाद फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लास्ट में दोनों की सेकंड वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है उसका हमने स्केयर लेना है। तो ये देखें x का हमने क्या लिया है, स्केयर, उसके बाद प्लस का साइन, क्योंकि आइडेंटिटी में भी प्लस का साइन यूज हो रहा है। उसके बाद दोनों की जो सेकंड वैल्यूज है, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे क्या है 2, इन दोनों को हमने प्लस करना है। ये देखिए 1 प्लस 2, प्लस करने के बाद क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये देखें आइडेंटिटी में भी प्लस का साइन है, हमने भी प्लस का साइन लगाया। 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखें 1 और 2, ये इसकी लास्ट वैल्यूज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ की। आगे आप इसको हल करते हैं, x का स्केयर x की पावर 2 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 1 प्लस 2 क्या आंसर आता है, 3। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, 3x। ये वाला प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आएगा, 2 1 द 2। तो ये हमारे पास x स्केयर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट x माइनस 2 x माइनस 4 बाई यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने पहले भी यूज़ की है, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए बी एक्स मल्टीप्लाई ए बी। क्या करना है, इस आइडेंटिटी में इसकी पहचान क्या है कि दोनों की फर्स्ट वैल्यू सेम होना ज़रूरी है, तब जाके ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। ये देखें यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x है, तो इसलिए ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई ए बी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज थी वो थी x माइनस 2 x माइनस 4। तो हमने क्या करना है, x माइनस 2 x माइनस 4, इसके ऊपर हमने क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिया, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, x, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्केयर। उसके बाद आइडेंटिटी के अंदर भी प्लस का साइन यूज होता है, वही साइन नीचे आ जाएगा। अब जो सेकंड वैल्यूज है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या है, -4, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यही साइन नीचे आ जाएगा। लास्ट में हम क्या करते हैं, दोनों की सेकेंड वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों की सेकेंड वैल्यूज क्या है, -2 एंड -4, तो -2 मल्टीप्लाई -4। इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया है,
आइडेंटिटी को यूज़ किया है किसके अंदर, जो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू थी, इस सेकेंड पार्ट की जो वैल्यू थी उसके ऊपर हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 4, आंसर क्या आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो 6x, क्योंकि x भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए क्या आएगा माइनस 6x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 to the 8, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। उसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है a प्लस 5 a प्लस 3 बाई यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स मल्टीप्लाई ए बी। तो जैसे पहले भी बताया था, इस आइडेंटिटी की पहचान क्या है कि आपके पास जो गिवन बाइनोमियल है उनकी फर्स्ट वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू जो मर्जी हो, साइन को भी नहीं देखना, सिर्फ क्या करना है दोनों जो आपके पास गिवन बाइनोमियल है उनकी फर्स्ट वैल्यू को देखना है। अगर उनकी फर्स्ट वैल्यू सेम है तो ये हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे राइट की है। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ है a प्लस 5 a प्लस 3, वो वैल्यूज़ हमने राइट की है a प्लस 5 a प्लस 3। अब इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने इसको ओपन करना है। ये देखें यहाँ पे x था, यहाँ पे a है, तो हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है वही साइन नीचे लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यूज होती थी उनको हम प्लस करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यूज है वो क्या है 5 प्लस 3, तो हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 3, जैसे यहाँ पे था नीचे भी उसी तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लस करने के बाद क्या करना होता था, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज होती थी उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या a, तो इसलिए हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी प्लस का साइन है, नीचे भी प्लस का साइन लगाएंगे। लास्ट में हमने क्या करना होता है, जैसे हमने a और b को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यूज है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 है तो इसलिए हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आइडेंटिटी यूज़ किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, 5 प्लस 3 आंसर क्या आएगा 8, और 8 को बाहर का जो a है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कराना है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 1 द 8, और साथ में क्या आ जाएगा a, ये प्लस वाला साइन नीचे आ जाएगा, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 15। तो ये हमारे पास पूरे क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो इसी तरह रिमेनिंग पार्ट की आपने मैथ की नोटबुक पे नहीं, आपकी जो रफ नोटबुक है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, पीछे से आंसर देखने हैं, आइडेंटिटी यही यूज़ करनी है। उसके बाद अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंशाल्लाह आप आके समझ सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. Today we are studying science of 7th class. Previously आपने short question complete किए थे और reading complete की थी। अब जो है long question, first long question की तरफ चलते हैं, जो है question number 4, वो आज जो है उसका half पढ़ेंगे। आपने वो half जो है वो read out करना है और याद करना है। डायरेक्ट अपनी जो है नोट्स ओपन करें, वहां पे आपको पेज नंबर 9 के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। तो आज जो है हम सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली जो डायरी थी आपने उसमें भी हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। आज थोड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। सीरीज से मुराद ये है कि आप एक जो करंट है वो वन लूप के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है, ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी सीरीज के अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं जिसमें करंट को यूज करके चलना होता है। चाहे यहाँ पे हमारे पास बल्ब है, 4 बल्ब का यूज किया है, इसको वन लूप के साथ हमने अटैच किया हुआ है, वन आफ्टर अदर, एक के साथ दूसरा अटैच किया हुआ है। इसकी एक तार जो है हमने बैटरी की जो तार है वो स्विच के साथ लगाई है, उसके लिए स्विच का इस्तेमाल किया है ताकि हम इस सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकें। तो जैसे हमने एक दूसरी तार, फर्स्ट तार जो है बल्ब के साथ लगाई है, उसकी जो लास्ट दूसरी तार है वो अगले बल्ब के साथ लगा दी। इस तरह एक दूसरे के बाद साथ वो चारों जो है कनेक्ट किए गए हैं और लास्ट वाली जो तार है वो बैटरी की दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर दी गई है।
ये एक सीरीज सर्किट है। इससे मुराद इसका एक वन लूप बनता है, एक लूप जो है कंप्लीट है, इस लूप के अंदर करंट जो है फ्लो करेगा। इसका जो नुकसान ये है कि अगर किसी भी जगह पे कोई डैमेजिंग आती है तो सारा का सारा सर्किट क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज सर्किट है। ठीक है, और अगर हम इसको सिंबॉलिकली डायग्राम देखें तो सिंबॉलिकल डायग्राम में हमारे पास जो है बैटरी का सिंबल ये होता है, जिससे आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह की का सिंबल, की से मुराद वो स्विच है, ये वाला। ठीक है, ये स्विच है जो इस्तेमाल किया जाता है, तो की है। उसके बाद वो टर्मिनल आगे करंट फ्लो करता हुआ फर्स्ट बल्ब के पास जाएगा, वही करंट सेकंड के पास जाएगा, फिर वही जो है थर्ड के पास, इस तरह फोर्थ के पास ये करंट फ्लो करता हुआ इस यहां तक बैटरी तक पहुंचेगा, तो एक कंप्लीट सर्किट बनता है। तो इसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट। आज की डायरी यही है, आपने इसको पढ़ना है। इसमें हमारे पास तीन बातें हैं। पहले सेंटेंस के अंदर कहता है कि वन आफ्टर अदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। दूसरे में कहता है ओनली वन पाथ, मतलब करंट का जो है एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। अगर उसको भी हम खत्म कर दें तो ये सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, क्लोज जो है बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेम करंट। वो कहता है कि तमाम जितने भी ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, इसमें सब में सेम करंट होता है। जितने एम्पीयर का यहाँ पे करंट होगा उतना ही इसके पास, उतना ही इसके पास, उतना ही इसके पास। तो आज का जो डायरी मुकम्मल हो गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जिंदगी का मकसद और के काम आना। इसमें हम डायरी यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो है जंग यरमुक का वाकया। मैनेज किया हुआ मैंने यहाँ पे निस्फ, यानी कि ये हमने आज हाफ करना है, जो कि कहानी की सूरत में है। इसको हम आज पढ़ेंगे, जो कि आपके नोट्स के सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। जंग यरमुक के वाकये जैसे कि सहाबा किराम ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, इसार और हमदर्दी की बेमिसाल मिसालें कायम की हैं। तो इसके हम आज पढ़ेंगे जंग यरमुक का वाकया निस्फ। यहाँ पे नीचे आपको रेड लाइन में नजर आ गया, रेड राइटिंग में, मेरे इस साथी को पानी पिला दो तक। सफर नंबर जो 16 है, यहाँ इसके पहले पेज पर भी ये मेंशन किया हुआ है। तो आइए आप इसको पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। जंग यरमुक का वाकया आपने पढ़ा है, इसे कहानी की सूरत में बयान करें। जवाब, जंग यरमुक में एक जख्मी ने पुकारा पानी। जख्मियों को पानी पिलाने वाले ने जल्दी से अपने मशकीजे से प्याले में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो जख्मी पानी पीने ही वाला था कि आगे से एक और जख्मी की आवाज आई, पानी। पहले जख्मी ने जल्दी से प्याला पानी पिलाने वाले को देते हुए कहा कि ये पानी मेरे उस जख्मी भाई को पिला दो, वो मुझसे ज्यादा प्यासा हो सकता है। वो भागकर दूसरे जख्मी के पास गया, वो भी पानी पीने ही वाला था कि आगे से तीसरे जख्मी की आवाज आई, पानी। दूसरे जख्मी ने पानी वापस करते हुए कहा कि मेरे इस साथी को पिला दो। तो जी बच्चों, ये आज आपका टॉपिक जो था जंग यरमुक का जो वाकया, ये हमने निस्फ करना था। सफा नंबर 16 पे ये मौजूद है, मेरे साथी को पानी पिला दो तक, यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। मजीद इसको घर पर आपने अच्छे से इसको याद करना है, और याद करने के साथ इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस में आपका ये फायदा हो गया, एक तो आपकी लिखाई में बेहतरी आएगी, दूसरा इमला की जो दुरुस्ती है उसमें बेहतरी आएगी। वस्सलाम। Assalamualaikum, dear student. How are you all? I hope all of you are fine at your home. I am your history and geography teacher for grade 7. As you previously know, we are studying तारीख बाब नंबर 3 मुगल सल्तनत के मौशरती एंड सकाफती हालात। और हमारा आज का क्वेश्चन है मुगलिया दौर के तालीमी निज़ाम बयान करें। एंड योर टुडे डायरी इज बाब नंबर 3 जामे नंबर 6 हाफ निस्फ करेंगे हम आज के क्वेश्चन। अब हमारे पास सवाल है कि मुगलिया दौर का तालीमी निज़ाम क्या था। तालीमी निज़ाम, वो निज़ाम कौन सा निज़ाम था जो मुगलिया ने अपने दौर हुकूमत में इजाद किया, कि किस तरह वो अपनी आवाम को तालीम से मुस्तफीद कर रहे थे। मुगलों ने अपने दौर हुकूमत में अपने राया को बहुत ज़्यादा तालीमी निज़ाम अच्छा देने के लिए बहुत अच्छी कोशिशें की। उन्होंने दीनी मदारिस कायम किए, मसाजिद बनाई, और उन मदारिस में बहुत अच्छे और आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मुकर्रर किए गए बच्चों की तालीम के लिए। ये असातिज़ा बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया करते थे। इन असातिज़ा की बहुत अच्छे मुआवजे पर तकर्री हुई, यानी उनको बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था।
ये असातिज़ा बच्चों को हर लिहाज से, दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से उनकी परवरिश किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो कि अगर फर्स्ट वो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए वसाइल भी मुकर्रर किए जाते थे ताकि वो बच्चे आसानी के साथ तालीम हासिल कर सकें। इसके अलावा उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके जा चुके हैं, उन बच्चों को रोजगार भी मुहैया दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अशात इस्लाम तदरीस दीन के मराकज़, यानी उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए कहाँ कहाँ अपने मराकज़ कायम किए और कौन कौन सी कोशिशें की। तो मुगलों ने अपने दौर हुकूमत में आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और अम्बाला और इसके अलावा और भी कई इलाकों में इस्लाम की इशाअत और तदरीस के लिए बहुत से मराकज़ कायम किए। इस सिलसिले में अकबर बिन बदल का भी नाम आता है, जिसने अपने दीन को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की और अपने दीन में बहुत ज़्यादा उसने वसअत पैदा की। इसके अलावा अकबर को खुद भी बहुत ज़्यादा दीन से और तारीफ से लगाव था। इस सिलसिले में उसने सबसे पहले कायदा मुतारिफ करवाया, यानी हरूफ के शनाख्त के लिए, हरूफ की पहचान के लिए कायदा मुतारिफ करवाया, जिससे बच्चे पढ़ के लफ्ज़ों की पहचान भी हासिल करते थे। उससे पहले अकबर से पहले बच्चे अगर तालीम हासिल करते हैं तो उनके पास हरूफ की पहचान के लिए कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। अकबर ने सबसे पहले एक कायदा मुतारिफ करवाया, जिससे बच्चे ना सिर्फ तालीम हासिल करते थे बल्कि लफ्ज़ों की पहचान उनको हुआ करती थी। साथ साथ उनको लफ्ज़ों की अदायगी और पहचान का भी दर्स दिया गया वहाँ पर, और ये काम इतना आसान हो गया था कि जहाँ बच्चे वो काम हफ्तों में या महीनों में किया करते थे, वो चंद दिनों में होना शुरू हो गया और बच्चे ना सिर्फ याद रखते थे बल्कि उसमें बहुत अच्छे से लिख भी सकते थे। और यही याद था, और उसमें एक अरबी कायदे की तशकीर, फिर उसने उस कायदे को अरबी कायदे का भी नाम दिया ताकि बच्चे को पता हो कि वो क्या पढ़ा है और कौन सा कायदा पढ़ा है। उस कायदे को अरबी कायदे का नाम दिया गया और अरबी कायदे में उसके अल्फाज की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई और असातिज़ा उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है जो आपने काम करना है बहुत अच्छे अंदाज से। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तारीफ पढ़ेंगे। फी अमानिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, how are you? I am your Islamic teacher of grade 7th। यूनिट है हमारा मेहनत की अजमत। आज की डायरी देख लें। जामिया क्वेश्चन जीम हम कंप्लीट करेंगे। आपका क्वेश्चन बोर्ड पर राइट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से मेहनत की अजमत का क्या सबक मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजगार का जो तरीका इख्तियार किया, रोजगार का मतलब है पेशा इख्तियार किया, किस तरह से रिज़्क़ हलाल कमाया। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो तरीकाकार थे। नंबर 1 पर है गल्लाबानी। गल्लाबानी कहते हैं भेड़ बकरियां पालने को, उनकी उम्र के मुताबिक उनकी खुराक को तैयार करना और गर्मी और सर्दी के मौसम से बचाने के लिए रिहाइश का इंतजाम, फिर उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना और भेड़ें और बकरियां बेचना, ये है गल्लाबानी। दूसरा तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया है तिजारत का। तिजारत कहते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल को दूसरों के पास बेचना। तिजारत एक इंसान की दूसरे इंसान से भी हो सकती है, एक शहर की दूसरे शहर से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से भी हो सकती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल भी तिजारत के लिए लेकर जाते थे और दूसरों का माल भी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा लेकर जाते थे तिजारत के लिए। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजगार के तरीकाकार थे। इसके अलावा ज़ाती ज़िंदगी में भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की मिसालें कायम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती काम खुद किया करते थे। अपने कपड़ों को धो लेते, उन्हें पैमत लगा लेते, जूते टूट जाते तो उन्हें खुद ही काट लेते, उनको साफ करते, बकरियों का दूध धोते, घर में चलाने के लिए लकड़ियाँ ले आते और घर के कामों में ख़वातीन की भी मदद करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आटा गूंथ कर दिया करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बाद है खिदमत खल्क में मुशक्कत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानियत की हदायत का जो अजीम काम सौंपा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नहायत लगन और मेहनत से सरअंजाम दिया और इसी मेहनत का नतीजा था कि 23 साल के मुख्तसर अरसा में बहुत बड़ा इनकलाब हुआ और दायरा इस्लाम वसी से वसी तर होता गया, वजूहात हुई और इस्लाम का दायरा वसी हो गया। यानी इस्लाम में बहुत से लोग
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन इखलाक था। ताइफ की वादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग के लिए गए, उन्हें इस्लाम मुतारिफ करवाया और इस्लाम की दावत दी कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो। वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीफ लड़कों को लगा दिया, शरारती लड़के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से चोट लगाते थे। पत्थर लगने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून चलना शुरू हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उन लोगों के लिए बददुआ की और ना ही उन्हें बुरा भला कहा, बल्कि तबलीग का अपना काम जारी रखा। इसी तरह एक बार मक्का के रास्ते से गुजरते हुए एक बुढ़िया को देखा जो बहुत भारी कटरी बोझ उठाए हुई थी, लेकिन चलना मुश्किल हो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बोझ अपने कंधे पर लिया और उसकी मंजिल तक उसके साथ चल पड़े। रास्ते में पूछा कि आप मक्का छोड़कर क्यों जा रही हैं? तो बुढ़िया ने बताया कि सुनने में आया है यहाँ एक शायर आया हुआ है जो लोगों को अपनी बातों से मुतासिर करता है और उनके बाप दादा का दीन उनसे छुड़वा देता है। मंजिल पर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बोझ रखा तो उसने प्यार देते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं वही शायर हूँ जिसकी वजह से आप मक्का छोड़कर आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न सलूक से वो औरत मुतासिर हुई और उसने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वाकया रोज होता कि आप गली से गुजरते तो एक औरत आपके ऊपर कूड़ा फेंक। 2 दिन 3 दिन ऐसा होता रहा। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और वो कूड़ा फेंकने ना आई। आपने सर उठाकर देखा और खामोशी से गुजर गए। दूसरे दिन जब वो फिर ना आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए मालूम करने के लिए कि आज कूड़ा फेंकने क्यों नहीं आई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए तो पता चला कि वो बीमार है। आपने उसकी इयादत की, फिर उसके घर के कपड़े धोए, उसके घर सफाई की और उसकी तीमारदारी के लिए उस दिन तक जाते रहे जब तक वो सेहतयाब ना हुई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खिदमत से इतना मुतासिर हुई, आपके अखलाक से, कि उसने इस्लाम कबूल किया। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से इंसानियत। इसके बाद है ग़ज़वात में हिस्सा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में भी आम मज़दूरों की तरह हिस्सा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में आम मज़दूरों के साथ काम किया। ईंटें बजरी सीमेंट के धोने के काम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दूरों के साथ लगे रहे और ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक की खुदाई में भी हिस्सा लिया। खंदक खोदने के लिए उस दौर में ऐसे औजार और आलात नहीं थे जैसे अब हैं, और खंदक की खुदाई कितनी ज्यादा थी कि जिस मैदान पर जंग लड़ी जा रही है उसके चारों तरफ इतनी गहरी खाइयां उतारी गई थी कि उसके अंदर दुश्मन अपने घोड़े समेत गिर सकता था और उनके गिरने के लिए तैयार की गई थी। फिर उन गढ़ों को शाखों के साथ उनके ऊपर पत्थर रखकर बंद किया गया था ताकि दुश्मन उस जगह को अंदाजा ना लगा सके कि यहाँ इतनी गहराई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुदाई में आम मजदूरों के साथ हिस्सा लिया और इस्लाम का परचम हमेशा के लिए अपने अखलाक से बुलंद किया और दायरा इस्लाम को वसी किया। और एक मेहनतकश इंसान को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि कोई भी काम और पेशा हकीर नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असवा पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।